we'll be discussing about financial accounting. Yesterday, I have discussed about the accounting aspect. What is the meaning of finance and what is accounting? Yesterday, I've explained about the difference between finance and accounting, right? So as we all know that finance has got a very broader aspect. If we have to consider finance, finance is really a very broader term in comparison to accounts. So accounting is just a part of it. फाइनेंस की बात जब हम करते हैं तो फाइनेंस क्या है, बहुत लंबा चौड़ा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और अकाउंटिंग क्या है, जस्ट उसका एक पार्ट. ये मैंने कल की क्लास में आप लोग को समझाया था, राइट? तो जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एंटायर कंपनी के एट द टॉप मोस्ट लेवल. जब हम फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे बात कर रहे हैं. यहाँ पर हो गया आपका फाइनेंस, और जो डिफरेंट फंक्शंस है लाइक कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, यहाँ पे मैं अकाउंटिंग को सबसे पहले मार्क करती हूँ. सो फाइनेंस एट द वेरी टॉप मोस्ट लेवल, और उसके अंदर में सारी चीज आ जाती है, अकाउंटिंग हो, कॉस्टिंग हो, एवरीथिंग. बट ये तो हमें समझ में आ गया एज पर दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. बट बेसिक डेफिनेशन क्या है अबाउट financial accounting? Financial accounting dates from the development of a large-scale business and the advent of the joint stock company, a form of business which enables the public to participate in providing capital in return for shares in assets and profits of the company. अब देखो यहाँ financial accounting की जो बात हो रही है, ये मैंने कल भी समझाया था, अब मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ. सबसे पहली चीज जो है, ये फाइनेंसिंग का जो एस्पेक्ट है, ये फाइनेंस कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ, फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट. फाइनेंस का मतलब होता है, दिस इज एक्चुअली एन इंटरमीडियरी. फाइनेंस इज एन इंटरमीडियरी फंक्शन which bridges the gap between the inflow and the allocation of money in a company. देखो, अगर मैं नॉर्मली अगर इकोनॉमी की बात करूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, तो हमने फाइनेंस को पढ़ा था. फाइनेंस क्या है हमारे इकोनॉमी में, या हमारी जो अर्थव्यवस्था है, या अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में दो सेक्शंस हैं. One section is called the household section and another section is called the industries or the production firm. ये दो सेक्शन होते हैं हमारी इकोनॉमी में. एक सेक्शन क्या हो गया, हाउसहोल्ड, और दूसरा सेक्शन क्या है, आप इंडस्ट्री. ठीक है, किसी भी नाम से हम बात कर सकते हैं. तो हमारे दो सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी क्या है, एक हो गया हाउसहोल्ड सेक्शन और एक हो गया इंडस्ट्रीज या प्रोड्यूसर. हाउसहोल्ड कौन है, अभी हाउसहोल्ड का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, हम लोग, मैं, तो हम लोग सबको, हमारे जो छोटे छोटी घर गृहस्थी, जो हमारे इंडिविजुअल्स हाउसहोल्ड यूनिट बोलते हैं ना, सो हम लोग हो गए हाउसहोल्ड. इंडस्ट्रीज कौन है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आईटीसी हो गया, अब टाटा ग्रुप ऑफ ले लो, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये सारे हो गए इंडस्ट्री. Now, as we all know that business is a separate entity. हमें पता है business has got separate entity. पर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये यहीं से समझ में आ जाएगा आपको. इस कंपनी को, ये सपोज रिलायंस is an industry. Reliance is a company, it's an industry. Now, ये कंपनी को क्या क्या चाहिए एक सेटअप करने की, ये एक नाम है, रिलायंस एक नाम है, एक नाम में सब कुछ है अभी, लेकिन इसको क्या चाहिए, ये अपने नाम में कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता. व्हाट डज इट रिक्वायर, उसको क्या चीजें चाहिए, उसको हाउस होल्ड से चाहिए होगा लैंड, सबसे पहली जरूरत होगी लैंड. बिना जमीन के तो कहीं वो रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती ना. फिर क्या चाहिए होगा, लेबर. विदाउट ह्यूमन एफर्ट एंड इंडस्ट्री कैन नॉट सेटअप. सो वेयर डज द लेबर कम फ्रॉम, लेबर डज नॉट मीन लेबर सिर्फ जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि लेबर मतलब एनीवन हु इज गिविंग हिज सर्विसेज इज अ लेबर. मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो इकोनॉमिकली आई एम ऑल्सो लेबर, आई एम गेटिंग पेड फॉर इट. मुझे आप क्या पेमेंट कर रहे हो, आप बोल सकते हो मैम हम लोग तो आपको फीस देते हैं, बट एक्चुअली इकोनॉमिकली अगर उस भाषा को बोले दैट इज वेजेस. सो लेबर को वेजेस मिल रहा है, ठीक है, तो दैट इज समथिंग इन रिटर्न. सो रिलायंस को पहले क्या चाहिए आप वो समझो. रिलायंस को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, राइट. ये सारी चीजें इस कंपनी को कहां से मिल रही है,
ये सारी चीजें कंपनी को मिल रही है हाउस होल्ड से, जो इकोनॉमी का एक सेक्शन है। दिस इज हाउस होल्ड, घर गृहस्थी वाला सेक्शन। यहीं पे लोग हैं, यहीं पे लैंड है। कोई लैंड दे रहा है तो उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या देगी रिटर्न में? लैंड को देगी रेंट, लेबर को क्या देगी? वेजेस, कैपिटल को क्या देगी? कैपिटल को देगी इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को क्या देगी? प्रॉफिट। तो देखो हम लोग क्या दे रहे हैं, हम सपोज मेरे पास एक जमीन है, तो मैंने पीएसबी को अपना एक जो ऑफिस का रूम था, मैंने पीएसबी को दिया कि भाई आप मेरा ऑफिस, ये ऑफिस यूज करो। पीएसबी इज जस्ट अ लोगो, इट्स जस्ट अ नेम, सो आई हैव टू डेडिकेट। मैं हाउस होल्ड हूँ, देखो आई एम डिफरेंट एंड माई पीएसबी इज डिफरेंट, ठीक है। सो अभी देखो ये चीज क्लियरली समझो, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है, लाइक इंडस्ट्रीज में आपके कंपनी के मालिक भी आ गए, चलो मैं उनको भी ले ली, बट इनको इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। इनको बहुत पैसे की जरूरत है। अभी पैसे किसके पास होते हैं? सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड के पास ना, क्योंकि हम रेंट के द्वारा कमा रहे हैं, वेजेस के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा। कोई लैंड दे रहा है अपना, कोई लेबर दे रहा है, कोई कैपिटल दे रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो अल्टीमेटली वी आर अर्निंग। हम लोग ही लेबर है, हम लोग ही लैंड ओनर है, हम लोग ही इंटरेस्ट मैंने कैपिटल ओनर है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हाउस होल्ड के पास पैसे होते हैं। This is the household who has actually they have got surplus amount of money. हमारे पास ही सरप्लस मनी होते हैं। हम पहले पैसे कमाते हैं, अपने सर्विसेज दे रही हूँ, जैसे मैं तुमको सर्विस दे रही हूँ, तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, तुमने मुझे पैसे दिए, मेरे पास पैसे आए, सपोज मेरे पास लाख रुपए आए, लाख रुपए मैंने 50,000 खर्चा किया, 50,000 मेरी सेविंग हो गई। सेविंग क्या करूंगी मैं? डालूंगी बैंक में। बैंक क्या है? बैंक इज एन intermediary function, or bank is a one of the section of finance. बैंक कहाँ आता है? बैंक is one of the most important component in our finance mechanism. तो अगर आप finance के function को समझो, finance is a function, finance act as an intermediary between two section in an economy. What are the two section? One is the deficit section, another is the surplus section. अब ये deficit और surplus किस चीज में है? Deficit in terms of money, सरप्लस इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स आप लोग को पूरा याद आ जाएगा, तब अकाउंटिंग में बढ़ोगे। तो क्या हो गई? एक सेक्शन है जिसके पास पैसे की कमी है, जो इंडस्ट्रियल सेक्शन है, जो कंपनीज है, प्रोडक्शन फर्म्स है, उनके पास पैसे की कमी है, उनको पैसे चाहिए। तो ये पैसे किससे लेंगे? ये तो फिनेंस बैंक से ही लेंगे ना। आइदर बैंक से लें, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से लें, या एनबीएफसी से लें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, एलआईसी से लें, जीआईसी से लें, कहीं से भी लें। हमारे पास नहीं आएंगे। मेरे 50,000 रिलायंस को काम नहीं आएंगे। मैं 50,000 या 5 लाख रुपए में रिलायंस का कुछ नहीं चलेगा। लेकिन ये जो छोटे छोटे 5,000, 10,000, 50,000 जो भी अमाउंट ये हम बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक के पास तो एक बड़ा पैसा जम रहा है ना, तो भी बैंक उसको लोन देगी। बैंक लोन देगी, सिंपल सी बात है, बैंक उससे इंटरेस्ट कमाएगी और हमें कुछ इंटरेस्ट देगी। अगर रिलायंस बैंक को 10% दे रहा है, तो बैंक मुझे 6% ही देगी। 10 minus 6 is the 4% is the spread, which is the bank's profit. 4% जो spread है वो बैंक का profit है। Not only for bank I am talking about, आप कोई भी financial institution operate in this way only. क्रेडिट क्रिएशन भी ऐसे ही होता है ना, कि भाई मैंने इससे लिया, आपको दिया, आपने मुझे जो पैसे दिए उससे उसको दिया। ये जो डिफरेंस है, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग माइनस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, विच इज एक्चुअली माय प्रॉफिट, वो मेरा स्प्रेड है, जिसको प्रॉफिट भी बोलते हैं। सो ये फिनेंस फंक्शन जो है, फिनेंस फंक्शन का मतलब ही है कि ये इंटरमीडियरी के रूप में काम करेगा, जो डेफिशिएट और सरप्लस को मैनेज करता है, राइट। इसका मतलब फिनेंस इज कंसर्न्ड विद एप्रोप्रिएट फंड मैनेजमेंट। तो हमें समझ में आ गया कि अगर एक कंपनी के रूप में भी हम बात कर रहे हैं, तो कंपनी में भी क्या करेगा? फिनेंस, फंड मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ ये जो फाइनेंस, एक्चुअली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम शुरू हुआ ना, ये क्यों शुरू हुआ? This came into picture with the advent of the public company, joint stock company जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो हमें पता है कि दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी which is by nature is private, they cannot go to public for subscription of shares, and they cannot sell their shares in the public. प्राइवेट मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब मुझे पैसे की अरेंजमेंट करनी है तो प्राइवेट होगा। मैं पब्लिक के पास नहीं जा सकती हूँ, पब्लिक के पास अपने शेयर्स नहीं बेच सकती हूँ, वो हुआ प्राइवेट कंपनी, राइट। अब नेक्स्ट कंपनी जिसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं या पब्लिक कंपनी बोलते हैं।
Public company, as the very name suggests, means a company in which public has deposited some money. Public ने पैसे लगाए इस कंपनी, राइट? उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी. पब्लिक कैसे लगाती है पैसे, इसका पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है. जैसे पब्लिक को जो ये कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, पहले आरओसी के पास जाती है, आरओसी उसको ऑथोराइज करता है, ऑथोराइजेशन मिलने के बाद वो कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी मार्केट में, जिसको हम इशूड कैपिटल बोलते हैं, एंड सो ऑन. तो मैं अभी उतना डिटेल्स में नहीं जा रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि पब्लिक कंपनी क्या करती है, इसको पैसे चाहिए, इसको थोड़ा पैसे की जरूरत है, तो क्या कर रही है, अब मैं इक्विटी की बात कर रही हूँ, वो एक अपने कंपनी की इक्विटी मतलब होता है हिस्सेदारी. तो वो सपोज ये मेरी हिस्सेदारी है, या ये पोर्शन हिस्सेदारी है, which is broken into small number of shares, छोटे छोटे शेयर्स के रूप में मैं दिखा रही हूँ आपको. तो मैंने अपने शेयर्स को बेचा, मैंने सेल किया, मार्केट में सेल किया, बिकॉज आई एम अलाउड फ्रॉम द आरओसी, मुझे उसने ऑथोराइज किया कि इतना रुपया आप मार्केट से उठा सकते हो. तो मैंने सपोज 5 लाख उठाना है, तो 5 लाख रुपीज में मार्केट से उठा सकती हूँ. 5 lakh divided by 100, that is my face value of shares, so it's coming to maybe 50,000 number of shares, sorry 5,000 number of shares, 5,000 number of 5,000 is my number of shares. तो मैं मेरे कंपनी में सपोज 5,000 लोगों ने पैसे लगाए, या सपोज 3-4 लोगों ने पैसे लगाए, इन लोगों ने मिलके इन प्रोपोर्शन में ये मेरे कंपनी का शेयर उन लोगों ने परचेस किया और मुझे पैसे दिया 5 लाख. मे भी शेयर्स का दाम 100 रुपीज करके, तो इसके पास 2,000 शेयर है, इसके पास 3,000 है, या हो सकता है इसके पास 500 है, 500 है, 1,000 है, 2,000 है, 3,000, ऐसे करके डिफरेंस हुआ है. तो ये टोटल एक मैंने क्या किया, मेरी पब्लिक कंपनी, मैंने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेची, मैंने अपने शेयर्स को बेचा और आप लोगों से पैसा लिया. मैंने कितने शेयर्स बेचे, 5,000 शेयर्स बेचे, 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. तो मेरे पास कितना कंट्रीब्यूशन आया, टोटल आया मेरे पास 5 लाख रुपीज. ठीक है, 5 लाख रुपीज मेरी कंपनी में आया. अब ये जो 5 लाख रुपीज मेरे पास आया है, तो 5 लाख रुपीज जो मेरी कंपनी में आया है, इतना शेयर्स को बेच के मैंने अपनी कंपनी की ये हिस्सेदारी को बेच दी, राइट? ये हिस्सेदारी बेच दी और ये वाला इट रिमेन्स विद द प्रोमोटर. तो इन लोगों ने ये पैसे लगाए. अब देखो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी हम लोग 100% इक्विटी में जा सकते हैं कोई कंपनी, या 50% डेट 50% इक्विटी, दैट विल कंटिन्यू लेटर. तो अभी मैं इक्विटी की बात कर रही हूँ. तो 5 लाख रुपए मुझे बाहर से आए पैसे, राइट? अभी ये जो 5 लाख लगा के मैं इस बिजनेस को ऑपरेट कर रही हूँ. अवर बिजनेस ऑपरेट इन एन ऑपरेटिंग साइकिल. हर बिजनेस का अपना एक सर्टेन स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग साइकिल होता है. हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं अपने बिजनेस में, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद we have WIP, then finished goods is there, then it goes to outbound logistics से sales होता है, sales and services, and then the cash comes into picture. Again हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं. सो ये हमारा ऑपरेट करने का एक साइकिल है. मैं ऑपरेट कर रही हूँ, मैंने प्रॉफिट कमाई, इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाई. सो ये जो सारे प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, इस पैसे का हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में कैसा यूज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सारी डिटेल्स मुझे अपने, क्योंकि दिस शेयर होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स जिसको हम बोल रहे हैं, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी. ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए तो दे आर द ओनर. ये जो 5 लाख जो दिए हैं, मैं इस पोर्शन का तो ओनर हो गई ना. तो मैं, लेकिन कंपनी तो मैं जाकर चला नहीं सकती. कंपनी तो जो वहां पर है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं, वही कंपनी को रन करे, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मैनेजर्स. तो मैनेजर्स विल रन द कंपनी, दे विल अर्न द प्रॉफिट, दे विल डू एवरीथिंग, एंड देन उनको क्या करना है, उनको तो, मुझे तो रिपोर्ट चाहिए ना कि भाई मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, मैंने जो पैसे लगाए आपके बिजनेस में कैसा चल रहा है, उसकी एक जवाबदारी बनती है. इसी वजह से ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना, डेवलप हुआ, बिकॉज द कंपनी हैज टू प्रोवाइड आंसर्स, और कंपनी हैज टू प्रोवाइड द रियल और द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन किसको देनी है, किसको रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल पोजीशन, या आप बोल सकते हो रिपोर्ट्स किसको देनी है, टू दी इन्वेस्टर्स और दी शेयर होल्डर्स.
इनको प्रॉपर हमें रिपोर्ट देने की जरूरत है ना। अब ये जो प्रॉपर रिपोर्ट देने की जरूरत है तो हम कैसे देंगे? मैं ऐसा तो नहीं एक एक, अब हजारों करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, मैं सबको को पकड़ पकड़ के एक एक करके तो रिपोर्ट नहीं दे सकती, तो मैं कैसे रिपोर्ट दूंगी? सिंपल सी बात है, व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, फिर हो गया बैलेंस शीट आपकी आ गई, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दिस ऑल कंप्राइजेस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीजें मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहली चीज आ गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका आ गया बैलेंस शीट, ये दो, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट हैं। तो ये जब अगर बन जाएगा तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को आराम से इंफॉर्मेशन दे पाऊंगी, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। पर ये बनाने के लिए तो एंड में बनेगा, पूरा साल भर में बिजनेस ऑपरेट करूंगी, पूरे साल भर ऑपरेट करने के बाद एंड में 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, राइट। पर 31 मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे रेगुलर तो सारी चीजें अपडेट करनी होंगी, सारा काम को करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम? डेली, आज मुझे किसने 2 रुपया दिया, मैंने किसी के पीछे 5 रुपया खर्च किया, राइट। तो ये जो पैसे का लेन देन हिसाब किताब है, ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें जरूरत है अकाउंटिंग, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले करना है अकाउंटिंग। विदाउट अकाउंटिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग केम इन दिस वे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया कि हमें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉपर जानकारी देनी है। इसी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दैट केम इनटू पिक्चर, राइट। So this form of business organization permits a limit to the liability of the members to the nominal value of the shares. As we all know that company form में क्या होता है, कंपनी में जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, मैं पैसे लगा रही हूँ, तो क्या होता है, मेरी हिस्सेदारी जितनी है, जैसे मैंने अगर 5 लाख रुपए लगाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 5 लाख की है, राइट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 लाख की, मुझे प्रॉफिट होगा 5 लाख का, नुकसान भी होगा तो 5 लाख का होगा। He is into liable to make any further contribution in the event of company's failure or liquidation. As a matter of fact, the law governing the operation or functioning of the company in any country, for instance, the Companies Act in India, gives a legal form to the doctrine of stewardship, which requires that information be disclosed to the shareholder in the form of एनुअल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अभी आप लोग को समझ में आ गया कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्यों बनानी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये स्पेसिफाइड है कि भाई शेयर होल्डर्स को ये जानकारी होनी चाहिए। Briefly speaking, the income statement is a statement of profit and loss made during the year by the report. अब इनकम स्टेटमेंट जो क्या, इनकम स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिसाब है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट इंडिकेट द एसेट्स हेल्ड बाय द फर्म एंड द मॉनेटरी क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म। The general unwillingness of the company directors to disclose more than minimum information required by the law and the growing public awareness have forced the government in various countries of the world to extend the disclosure requirement. देखो ये नॉर्मल सी बात है, ये लॉ द्वारा निर्धारित किया गया है कि भाई कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाइड किया है कि आपको अपने जो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मैंने बात की, उसमें क्या क्या रहता है, इनकम स्टेटमेंट रहता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सारी चीजें उसमें रहती है। सो दिस इज स्पेसिफाइड बाय लॉ ओनली, लीगल ये बनाया गया क्योंकि लोगों की इच्छा नहीं रहती ना कि क्या हो रहा है हमको नहीं बताना, बट शेयर होल्डर्स को तो जानकारी लेनी है, मेरे पैसे का क्या हो रहा है, आई शुड नो अबाउट। The importance attached to financial accounting statements can be traced to the need of the society to mobilize the savings and channel them into profitable investment. तो हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि हमारी सोसाइटी का जो एक हाउस होल्ड सेक्शन है, उनके पास पैसे हैं, वो पैसे को हम लोग क्या करते हैं, बैंक में डालते हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डालते हैं फॉर अ प्रॉफिटेबल रिटर्न। तो जब हम प्रॉफिटेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में पैसे डाल रहे हैं ना, तो ये पैसे प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तो देखना है हमें। Investors, whether they are large or small, must be provided with
reliable and sufficient information in order to be able to make efficient investment decision. This is the most significant social purpose of financial accounting. तो आप देखो financial accounting का मेन इंपॉर्टेंट पर्पस यही था कि भाई सोसाइटी को सारे अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपके एज एन एंटरप्रेन्योर या एज एन मैनेजर, ये भी एक अकाउंट फाइनेंस का ही एक पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर में आ जाता है कॉस्टिंग, जिसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। ये क्या कवर करता है? आपके जो भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उस पर पर यूनिट क्या खर्चा बैठ रहा है, ओवरहेड क्या खर्च बैठ रहा है, ये तो हमें जानने की जरूरत है ना। जैसे हमारा एक डायरेक्ट खर्चा होता है, इनडायरेक्ट खर्चा है, ओवरहेड का खर्चा, वो सारी चीजें हो जाती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत फैंसी वर्ड लगता है, बट मेनली दिस इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट्स, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू दी मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं? मैनेजमेंट में आ जाता है आपके कंपनी के जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, दे हैव टू टेक सर्टेन डिसीजन। उनको कंपनी की कुछ डिसीजंस लेनी होती है। अभी डिसीजन अगर मुझे लेना है तो मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स को देखकर कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर अच्छा यहाँ तक आप लोग को समझ में आया ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूँ? ठीक है, तो हाँ चलो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? नॉर्मल हम लोग का जितना भी, हम लोग को ये आईटी कर रहे हो, आप आईटी कर रहे हो या अदर जो भी काम कर रहे हो, हमारा मेन जो एमआईएस करते हैं, मेन हमारा फंक्शन क्या होता है कि मैनेजमेंट को एक समराइज ब्रीफ, एक प्रॉपर एक वे में हम रिपोर्ट प्रोवाइड करें। तो जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने देखा कि कॉस्ट कितना पड़ा है, हर एक यूनिट का कॉस्टिंग क्या पड़ा है, डायरेक्ट खर्चा कितना पड़ा है, इनडायरेक्ट खर्चा कितना पड़ा है। तो अभी मुझे अगर रिपोर्ट देना है मैनेजमेंट को, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं बहुत सारे डेटा देती हूँ, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसको डेटा को एनालाइज करना, फिर वहां से इंटरप्रेट करना। पहले क्या, अभी 1000 डेटा है, अगर सपोज इतने सारे डेटा है, इतने सारे डेटा है, देखोगे इतना रुपया सैलरी गया, इतना रुपया इनकम गया, ये वो ऐसे बहुत सारे चीज लिखी हुई है, ठीक है। अभी मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सपोज बैठे, अब वो सारे डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, डेटा को स्टडी कर रहे हैं, वहां से वो समराइज्ड एक रिपोर्ट निकालेंगे, वहां से फिर सोचेंगे भाई क्या होना चाहिए इसका, एक एनालिसिस कर रहे हैं, फिर वो इंटरप्रेट करेंगे कैसे क्या हम लोग को काम करना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एंड इट वुड बी अ वेरी टीडियस टास्क, बिकॉज मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। So normally, why do we need a management accounting procedure? Because management has to take certain decision, important decisions. हमें proper decision लेना। अब now decision making में ये जो analytics का काम है, analytical वाले लोग, इन लोग क्या करते हैं? इन लोग का काम ही होता है सारे डेटा को स्टडी करना, उस डेटा को प्रॉपरली सजाना, सजा के टैबुलेट करना। एक तो चीज में आउट ऑफ द सिलेबस जा रही हूँ, एक चीज पे हमेशा फोकस रहना चाहिए हमारा, वी मस्ट लुक फॉर डिविएशन। हमारे जो रेगुलर कोई चीज दिख रही है ना, कोई भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, एमआईएस बना रहे हो, वहां पे जो रूटीन चीजें हैं, रूटीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। हमारा कंसर्न होना चाहिए विथ ओनली, मैं तुम लोग को बताना चाह रही हूँ, विथ एंड the most important factor to be considered in your report should be the deviation. जो चीज रूटीन है, एक आदमी रोज आ रहा है, अटेंडेंस उसकी रोज है, रोज पी 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 पी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं, वो पी पी है मतलब ठीक है, उसकी सैलरी हो जाएगी, ही इज गुड, ही इज कमिंग डेली टू द ऑफिस। एक आदमी हफ्ते में 2 दिन करके गायब होना शुरू हुआ, दिस इज इंडिकेटिव कि 2 दिन करके वो गायब हो रहा, हो सकता है वो कहीं इंटरव्यू दे रहा है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसका पैटर्न क्या है। एज एन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखने की जरूरत है कि डिविएशन कहाँ है, कौन से डिपार्टमेंट में खर्च ज्यादा हो रहा है। जैसे एक नॉर्मल खर्चा है, सही होना ही है इतना इतना, तो वो हमको करना ही है, पर डिविएशन कहीं पर हो रहा है। तो अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रेजेंट करना है डेटा को, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट डेटा है आप उसको निकालते हो, समरी निकालते हो। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ कि भाई हमारी कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग हैज डिक्लाइंड ओवर फ्यू मंथ्स, कॉस्टिंग डिक्लाइन हो रही है। सो अगर मैनेजमेंट इसको देखती है कि जनवरी से लेकर हमारे दिसंबर तक में हमारी कॉस्टिंग यहाँ से लेकर यहाँ डिक्लाइन हुई, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है दैट हैज इंक्रीज्ड एंड देन इट्स गोइंग लाइक दिस। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो एवरेज ट्रेंड है वो यहाँ तक था, अभी वो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है।
सो अल्टीमेटली ये अगर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, फिर आप डिविएशंस के रिपोर्ट देते हो, इसका मतलब क्या है? दिस मेक्स सेंस दैट मैनेजमेंट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन। उनको ये डेटा एनालाइज किया हुआ मिल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारी चीजें क्या पाई चार्ट में दे रहे हैं, बार ग्राफ में दे रहे हो, तो सारी चीजें हम लोग इसलिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स? फॉर दिस रीजन ओनली। सो ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि वो प्रॉपर्ली देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन of accounting and controlling information in a form which assists management in the routine or non-routine operation of business enterprise. It is through the techniques of management accounting that managers are supplied with information which they need for achieving objectives for which they are accountable. सिंपल सी बात है, इसमें आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पूरी चीजें फॉर्मुलेट हो रही है और जो फोकस है हमारा, हम लोग वहां से डिविएट नहीं है। ठीक है, अभी आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। ये एक नया फेज है अकाउंटिंग का, यहाँ पे हमारे CSR एक्टिविटीज भी ऐड हो जाती है। ये नया, क्योंकि सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा, सोशल जैसे मैनेजमेंट है, CSR में सोशल मैनेजमेंट आ गया, सोसाइटी के तरफ हमारी कंपनी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो वैसे ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है अकाउंटिंग की। सेवरल सोशल साइंटिस्ट स्टेटमेंट्स एंड सोशल वर्कर्स all over the country is to the dangers posed to environment and ecology by the unbridled industrial growth. The role of business and society is increasingly coming under greater scrutiny. The management is being held responsible not only for efficient conduct of business as expressed in profitability, but also for what it contributes to the social well-being. अभी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं जिनके लिए कंपलसरी है that they contribute to CSR activity, and as a part of CSR activities, most of the companies have opened up their training schools, academy, जहाँ पे फ्री में बच्चों को सिखाया जाता है और बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, वो BPO के स्किल्स हो या स्पोकन इंग्लिश के, कंप्यूटर स्किल्स। तो ये कंपनी स्पॉन्सर्स है, पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी, बट अभी बड़ी बड़ी कंपनीज, आप लार्सन एंड टुब्रो ले लो, टेक महिंद्रा ले लो, सारी कंपनीज का अपना अपना है। ठीक है, अब हम लोग आ जा रहे हैं HR अकाउंटिंग में। HR अकाउंटिंग ये बहुत, मतलब इसको HR में मेनली पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है, बट HR अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा नया सेक्शन है। Way back in 1964, the first attempt to include figures on human capital in the balance sheet was made by Hamilton, which later came to known as human resource accounting. मतलब ह्यूमन कैपिटल मतलब सिंपल सी बात है, हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके टोटल ऑफ उनके जो नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, दैट इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ योर मॉनिटरी यूनिट। नॉर्मली मॉनिटरी यूनिट्स में इसको प्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको यहाँ पर HR अकाउंटिंग में डाला जाता है। ठीक है, तो ये 1964 में ये फर्स्ट अटेम्प्ट बनाया गया था कि ह्यूमन कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया जाए। हमारे इंडिया में अभी तक ये नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल मतलब जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉइज हैं, जो भी हैं, उनके टोटल स्किल्स, एटीट्यूड, टैलेंट, उनके सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, सारी चीजें मिलाकर जो है ना मेरे पास, उसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अभी उसकी जब अकाउंटिंग करनी होती है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में है, HRM के फर्स्ट चैप्टर में है, MBA के। Accounting, however, there had been a great socio-economic shift in 1990s with the emergence of knowledge economy. अभी बहुत शिफ्ट हो गया क्योंकि knowledge economy has developed a distinct shift towards recognition of human and intellectual capital in contrast to physical capital. अभी physical capital से ज्यादा महत्व हम लोग इंटेलेक्ट पे देते हैं ना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे। HR accounting is a branch of accounting which seeks to report and emphasize the importance of human resources, right? It is concerned with the process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to interested parties. In simple words, it involves accounting for investment in people and replacement cost, as well as accounting for economic values of the people to an organization. ये बहुत जरूरी है कि हर HR को इसको कंसिडर करना चाहिए। HR अकाउंटिंग जिसको नॉर्मली नहीं कंसिडर किया जाता है, टोटल आपके एक स्टाफ को लाने में क्या खर्च बैठता है, उसका एक खर्चा, आप अगर उसको रिप्लेस करो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मेरे पास टोटल इतने स्टाफ है उसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्टिंग है, उसका वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू एज इन दी मार्केट। आप देखो
मार्केट रेट के हिसाब से सपोज इकोनॉमिक वैल्यू मार्केट रेट के हिसाब से 10,000 है, आप उसको 5,000 ही दे रहे हो। तो इकोनॉमिक वैल्यू क्या आ रही है, आप क्या दे रहे हो, मार्केट वैल्यू क्या है, आप कितना दे रहे हो। However, providing adequate and valid information on human aspect capital, which are outside the concept of ownership in figures, it is very difficult. Nevertheless, HRA is a managerial tool providing valuable information to the top management to take decisions regarding adequacy of HR, and thus encouraging managers to consider investment in manpower in a more positive way. HR accounting बहुत important component है, इसको पूरी तरह से अलग से सीखना होता है, क्योंकि आपको एचआर का पूरा एक हिसाब रखना है कि भाई कितना आप एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हो, उससे कितने स्टाफ आए हैं, उसका एक आने का खर्चा, पर हेड कॉस्टिंग, क्या सैलरी जा रही है, सीटीसी का खर्चा, उसको रिप्लेस करने का खर्चा, ये सारी चीजें बना के फिगर्स रेडी रहनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट कैन आस्क फॉर इट एनी टाइम। अब आ गया इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन मतलब आप लोग समझते हो जनरल राइज इन प्राइस लेवल। सो जनरल राइज इन प्राइस लेवल अगर होता है तो उसके भी हम लोग को इन्फ्लेशन एडजस्ट करके एक अकाउंटिंग करनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, एक सामान जैसे मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा है 2019 में, 2019 में मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था 50 रुपीज पर यूनिट करके, राइट। आज 2020 में मैं खरीद रही हूँ, इसका दाम हो गया 100 रुपीज पर यूनिट करके, फाइन, एकदम डबल। अभी मुझे उसको सेलिंग प्राइस तो मैंने अचानक से बढ़ा नहीं सकते इतना डबल, तो कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, प्राइस एडजस्टेड अकाउंटिंग, उसमें मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन करनी है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स current and fixed and of profits in the light of changes in the price level. In a way, it is concerned with the overcoming of limitations that arise in financial statement on account of the cost assumption. नॉर्मली क्या होता है, सारी चीजें हम लोग कॉस्ट पे लेते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट वगैरह जो भी बनाते हैं, हमारा क्या अजम्पशन होता है, कॉस्ट अजम्पशन। कॉस्ट अजम्पशन मतलब जो भी चीजें जिस दाम में खरीदी गई है हम उसी दाम को लिखते हैं। अब एक टेबल मैंने 5 साल पहले खरीदा था, बट वो टेबल आज भी मुझे यूज दे रहा है ना, तो कॉस्ट अजम्पशन हो गया। तो एंड द अजम्पशन ऑफ स्टेबल मॉनिटरी यूनिट, ये सब आगे है। It thus aims at correcting the distortion in the reported results caused by the price level changes. Generally, rising prices during inflation have a distorting influence of overstating the profit. Various approaches have been suggested to deal with this problem. Emerging Horizons in Accounting and Money Part 2 and 3, which deals with अकाउंटिंग एज एन आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मैंने अभी आप लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो बताया था वही चीज यहाँ पर थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में कैसे लिया जाता है, हमें पता है दैट इंफॉर्मेशन द बेसिक सोर्स, व्हाई वी आर डूइंग अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे पास हिसाब नहीं रहेगा, क्या रॉ मटेरियल आया, क्या प्रोसेसिंग हुई, हमें कुछ नहीं पता, तो कैसे होगा। कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए निकाल रहा है अकाउंट से, तो सारी चीजें तो हिसाब में रहनी चाहिए। तो अकाउंटिंग तो बेसिक है, वो रहेगा तो ही हम अकाउंटिंग का हिसाब निकाल पाएंगे। इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हो, एमआईएस सिस्टम बनाते हो फॉर डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें जो हम लोग करते हैं वो सब तो सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी फंक्शन इज योर अकाउंटिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू होम, टू आवर, तो हमारे जो यूजर्स हैं ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हु आर दे, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, इनको चाहिए इंफॉर्मेशन। क्रेडिटर्स जिसने हमारी कंपनी में पैसे लगाए उसको जानकारी चाहिए। एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट व्हाट इज द हैपनिंग इन द कंपनी। गवर्नमेंट अगर हमें प्रॉपर फैसिलिटी ना दे तो हम बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से गवर्नमेंट को भी हमें टाइम पर टैक्स देना है, टाइम पे सारे रिपोर्ट्स देने हैं, and management note or organization has to report everything to the management. Ultimately they are going to take any decision, right? Consumers and others, consumers भी आ गए यहाँ पर। रोल एंड एक्टिविटीज ऑफ एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का क्या क्या काम है, अकाउंट कीपिंग, फंक्शनिंग, अब उसमें आपके कंट्रोलिंग आ गई। अकाउंटेंट कीप्स द कंसाइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसको बहुत ब्रीफ में एकदम उसके पास सारे रिपोर्ट्स रहती हैं। Accountant is a professional whose primary duties are concerned with information management for internal and external user. Information को manage कितना करना है, किसको क्या information देना है, ये भी accountant को ही पता रहता है। सब कोई को सब कुछ नहीं दिया जा सकता। An accountant is a fiscal advisor. An accountant produces an income statement and a balance sheet for an accounting period and maintains all supporting evidences.
An accounting verifies, authenticates, and certifies the accounts of an entity. अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंटेंट को ही बोल रहे हैं हम लोग। कौन कौन रहते हैं, जैसे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको सारी साइनिंग अथॉरिटी रहती है। यहाँ पर आ गया, जैसे एक हो गया इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनका अपना एक इंटरनल ऑडिटर रहता है, ठीक है, जिनका काम होता है कि वो इंटरनल सारे प्रोसेस सही है या नहीं है वो चेक करते हैं। इंटरनल ऑडिट काफी सख्त होता है, क्योंकि हर एक चीज को चेक किया जाता है, वो भी इट क्लाइंट या आप कितना पैसा ले रहे हो, क्या कर रहे हो, सब चीज। कंट्रोलर, द अदर नेम फॉर चीफ अकाउंटेंट, इज यूजुअली द हेड ऑफ द whole area of accounting including internal audit. He is overall in charge of all the activities comprising financial accounting, cost accounting, management accounting, tax accounting, etc. He is called the controller. He exercises authority both for accounting within the organization and for external reporting. Controller ऐसा दिया नहीं जाता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे देते हैं, तो उनको सारी चीजें देखनी होती है। अब एज पर कंपनी लॉ बोर्ड ले लो या एज पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से काम करना है, एवरीथिंग। So we may enumerate the function of a controller as follows: designing and operating the accounting system, preparing financial statements and report. इक्फाई की बुक में ये फर्स्ट ब्लॉक में ये सारी चीजें, थ्योरी, इतनी सारी थ्योरी। Financial statements and report, establishing and maintaining systems and procedures, supervising internal auditing and arranging for external audit, supervising computer application and all those things. Treasurer, जिसके पास पैसा रहता है, कैश, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? थोड़ा समझ में नहीं आया ये वाला चीज, मतलब जिसके पास पैसा, मतलब ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। ट्रेजरर जो कैश में डील करता है उसको बोलते हैं ट्रेजरर। मतलब जो डायरेक्ट कैश में डीलिंग होता है? कैश में नहीं, डायरेक्ट कैश में नहीं, ऑफिस में एक आदमी के पास कैश रहता है, उसको बोलते हैं ट्रेजरर। जैसे कैशियर होता है ना, कैशियर का अच्छा नाम हुआ ट्रेजरर, बस उसी का अच्छा नाम है ट्रेजरर। मतलब जितना भी हम लोग का खर्चा और वो सब जो कैश के पास जो रहता है, जितना पैसा कंपनी ने दिया हुआ है उसमें से ही खर्चा करने के लिए, वही चीज है ना मैम? हाँ वही चीज है, बस अच्छा नाम है और कुछ नहीं। फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके, अब देखो फाइनेंस ऑफिसर का काम क्या है। फाइनेंस, इतनी देर से हम लोग फाइनेंस के लेकर ओवरऑल स्टडी कर रहे थे कि एक कंपनी में कहाँ से पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, कहाँ पैसे लगाने हैं, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मोबिलाइजिंग ऑफ फंड एंड एलोकेशन ऑफ फंड। ये सारा काम आपके फाइनेंस का होता है। फाइनेंस मस्ट कंसिडर, उसको पूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पूरा सारा काम ही फाइनेंस का होता है। जितना प्लानिंग वाला काम है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वाला काम जो है ना, सारा फाइनेंस करते हैं, और जितना भी इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है उसको आप देख लो तो अकाउंटिंग वाले उसको करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डेजिग्नेशन का एरिया है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन, अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया था, स्ट्रक्चर वही चीज है। देखो यहाँ पे दिया डायरेक्टर फाइनेंस, फिर जनरल मैनेजर फाइनेंस, वहां से फिर देखो पहले फाइनेंस से ही स्टार्ट होता है हमारा पूरा डिपार्टमेंट, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। फिर वहां से जीएम फाइनेंस, डीजीएम फाइनेंस, डीजीएम अकाउंटिंग फाइनेंस, डेटा प्रोसेसिंग अकाउंटिंग फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। अटेंशन, डायरेक्टिंग, आईएएस, यहाँ पे मेनली जो समझने का था, ये चैप्टर खत्म हुआ।